हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आज हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर किडनी डिजीज है उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो कंडीशन कहलाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। डेफिनेशन की बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए किडनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्रोटीन लॉस इन द यूरिन। यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा किडनी डिसऑर्डर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है यूरिन के द्वारा, लीडिंग टू, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, लीडिंग टू हाइपोएल्बुमिनेमिया। यानी कि एल्बुमिन का लेवल सीरम प्लाज्मा में कम हो जाता है। ठीक है। इडिमा, हाइपरलिपिडेमिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लॉट्स। यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन के साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का लॉस होता है। उसकी वजह से एल्बुमिन की कमी होती है, एडिमा की कंडीशन होती है और हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ के साथ ही ब्लड क्लॉट बनते हैं और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें हाइपोएल्बुमिनिया की, एल्बुमिन का लेवल ब्लड में कैसे कम हुआ? जब प्रोटीन यूरिन के साथ में लॉस होता है तो प्रोटीन का जो मेजर कंटेंट है वो एल्बुमिन है, और एल्बुमिन प्रोटीन ही है जो कि ऑन्कोटिक प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। किसी भी कारणवश अगर नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन्स में बेसिकली हम बात करें तो ग्लोमेरुलस, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर उसकी प्रॉब्लम है तब प्रोटीन का लॉस यूरिन के थ्रू ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में एल्बुमिन का लेवल कम होगा। एल्बुमिन के कम होने की वजह से बॉडी के अंदर ईडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। कि होता क्या है इसमें, जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन जो है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे कि मान के चलो ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, वो जो कंटेंट है वाटर और जो भी कंटेंट है ब्लड के अंदर उनको रोक के रखती है, उनको बाहर नहीं जाने देती, यहाँ से लीक आउट नहीं होने देती। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब एल्बुमिन की कमी हो जाती है तो जो ब्लड के अंदर कंटेंट बह रहा है उसको बांधे रखने के लिए, रोके रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो जो फ्लूइड है वो यहाँ से लीक आउट हो जाता है और टिश्यू के बीच में इकट्ठा हो जाता है। इसी कारण की वजह से ईडिमा कंडीशन होती है। ठीक है। हम बात करते हैं हाइपरलिपिडेमिया। प्रोटीन यूरिया की वजह से हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है? यूरिन के साथ में जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में लॉस हो जाता है प्रोटीन का, तो लीवर जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। लीवर क्या कर देता है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है। उसी मैकेनिज्म के द्वारा लिपोप्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? लिपोप्रोटीन बनते हैं। अब लिपोप्रोटीन बनते हैं तो लिपोप्रोटीन जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होके लिपिड और प्रोटीन में डिवाइड होते हैं। लिपिड और प्रोटीन में डिवाइड होते हैं। अब इसमें जो प्रोटीन है वो तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लिपिड के लेवल को इंक्रीज होने की वजह से ही, लिपिड का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, उसके इंक्रीज होने की वजह से ही ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है। कौन सी? हाइपर लिपिडेमिया। ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट होने का रीजन है जो प्रोटीन है एंटी एंटीथ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन लॉस हो जाती है। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड प्रोटीन का काम है ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन को रोकना। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन का लॉस सीवियर मात्रा में हो रहा है उसकी वजह से जो है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड प्रोटीन का लॉस होता है। ठीक है ना? ओके। इट अकर्स ड्यू टू It occurred due to damage glomerular filtration barrier. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ये सारी कंडीशन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के डैमेज होना। ठीक है। और उसी की वजह से जो है प्रोटीन का लीकेज होता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, देखिए
ये है बोमन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे छोटी टिनी ब्लड वेसल्स आती हैं। ये अफरेंट है, ये इफरेंट है। ये अफरेंट है, अफरेंट आर्टेरियोस, और ये इफरेंट आर्टेरियोस है। ये जो छोटी टिनी ब्लड वेसल्स हैं यही कहलाती है ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये नीचे जो है ये जाती है यहाँ पे लो पीसीटी, डीसीटी और लुपोपेलिया। मैं दोबारा से बनाता हूँ ये। सही अच्छे से बना नहीं है, दोबारा से ट्राई करता हूँ बनाने की। देखिए, ये जो टिनी ब्लड वेसल्स हैं ये तो होती है ग्लोमेरुलस, ये है बोमन कैप्सूल। ठीक है, ये नीचे आके ये बनता है लूप ऑफ हेनले, और ये बनती है कलेक्टिंग डक्ट। ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, और ये जो यू शेप की संरचना है ये है लूप ऑफ हेनले, और ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे आर्टेरियोस है, ये जो संरचना है ये वाली संरचना कहलाती है ग्लोमेरुलस। ये है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, और इसके नीचे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें पोन्डोसाइट की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसके डैमेज होने के कारण ही, या आर्टेरियोल्स में डैमेज होने के कारण ही प्रोटीन यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, जो कंडीशन के आगे फर्दर कहलाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण देखने को मिलता है वो है डैमेज टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के डैमेज होने की वजह से, जिसमें नंबर 1 है एंडोथेलियल सेल्स, इनर लेयर। इनर लेयर जो है अगर उनमें डैमेज हो तो इनर लेयर जो है वो प्रिवेंट करती है ब्लड सेल्स के लीकेज को। ठीक है ना, अगर उसके अंदर डैमेज हो तो वो इजीली प्रोटीन का लॉस होना हो जाता है। उसके बाद में ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट एज ए चार्ज सेलेक्टिव बैरियर। चार्ज सेलेक्टिव बैरियर मतलब कि ये खाली वाटर और जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं उनका ही फिल्ट्रेशन करती है। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ग्लोबुलिन्स, उनका फिल्ट्रेशन नहीं करती। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है। अगर इसमें डैमेज होगा तो भी प्रोटीन का लॉस होगा। ठीक है, और तीसरी है पोडोसाइट आउटर लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन की नीचे वाली लेयर, जिसके अंदर फूड प्रोसेस की संरचना होती है, जो मेंटेन करके रखती है किसको, बेसमेंट के नीचे वाली संरचना को एक फूड प्रोसेस के द्वारा सपोर्ट करके रखती है ये। ठीक है, उसके बाद में व्हेन दिस बैरियर इज डैमेज ड्यू टू इन्फ्लामेशन, अगर यह बैरियर, जो ये 3 बैरियर मैंने बताए हैं, इनमें से कोई डैमेज होगा उसकी वजह से होगा इन्फ्लामेशन, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन होने की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। इट लीड्स टू इंक्रीज परमेबिलिटी, इसकी वजह से क्या होगी, जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अलोइंग प्रोटीन लाइक एल्बुमिन टू लीक आउट इन द यूरिन, और उसकी वजह से जो प्रोटीन है, मेनली कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, वो जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और इसी कंडीशन में हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होने की वजह से ही सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि इडिमा, पुफिनेस, फटीग, है ना, एसाइड्स। अब हम उसके दूसरे पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो दूसरी है हाइपोएल्बुमिनेमिया। हाइपोएल्बुमिनेमिया, लो ब्लड एल्बुमिन लेवल। एल्बुमिन हेल्प मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर विच प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का लीक जो है वो ब्लड वेसल से नहीं होता। ये एल्बुमिन का काम है। अगर एल्बुमिन की कमी होगी तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, और फ्लूइड जो है वो लीक आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से इडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे है व्हेन एल्बुमिन इज लॉस्ट यूरिन फ्लूइड मूव इनटू टिश्यू कॉजिंग इडिमा, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में हाइपरलिपिडेमिया, द लीवर कंपनसेट फॉर लो एल्बुमिन बाय इंक्रीजिंग लिपोप्रोटीन फंक्शन लीडिंग टू हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। बॉडी के अंदर एल्बुमिन की कमी होने से लीवर क्या करता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और लिपोप्रोटीन के प्रोडक्शन बढ़ने से बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में है हाइपरकोगुलेबिलिटी। हाइपरकोगुलेबिलिटी, लॉस ऑफ एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। एंटीकोगुलेंट प्रोटीन कौन सी है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इन यूरिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, और ये थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट अगर पल्मोनरी सिस्टम में चले जाएंगे तो ये कंडीशन कहलाएगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है
इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मैंने कहा था ग्लोबुलिन्स आल्सो प्रोटीन, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लॉस होगा तो क्या होगा, जो कैंडिडेट है, जो पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, मेकिंग पेशेंट प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ओके, उसके बाद में कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्राइमरी कॉज है मिनिमल चेंज डिजीज, एमसीडी, मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की अगर हम बात करें 2 से 6 साल के बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। पोडोसाइट फूड प्रोसेस इफेसमेंट सीन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये जो लेयर है फूड प्रोसेस पोडोसाइट सेल जो है उसमें डैमेज होता है, और इनको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। ऑप्टन रेस्पोंड वेल टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि अगर खाली एमसीडी की कंडीशन है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक हो जाएगी, ज्यादा फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इसको मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद में है कंडीशन सेकंड, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, यानी कि किडनी का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम देख रही है, जैसे कैरेक्टराइज बाई स्कारिंग ऑफ सम ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई का कोई पार्ट है जिसके अंदर स्कारिंग हो गई, स्क्लेरोसिस कंडीशन हो गई है। कॉमन एडल्ट एंड एसोसिएटेड विद जेनेटिक म्यूटेशन, इसके होने का कारण है जेनेटिक म्यूटेशन, ओबेसिटी और ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी में आती है एनएसएआईडी और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। पुअर स्टेरॉयडल रिस्पॉन्स कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर ऐसे पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दें और उनसे असर ना हो तो आगे जाकर के लंबे टाइम में क्रोनिक किडनी डिजीज का रूप ले सकती है। तीसरी कंडीशन है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, जो एंटीबॉडीज हैं उनके डिपोजिशन होने की वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है, और बाद में फिर वो यही इम्यून रेस्पॉन्स जो है इस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, डैमेज होने की वजह से यहाँ से प्रोटीन का लीकआउट स्टार्ट हो जाता है। कॉमन कॉज एडल्ट एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून डिजीज एंड इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, एसएलई जो है कंडीशन, उसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एमपीजीएन, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एमपीजीएन, थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स, जो कैपिलरी वॉल्स हैं उनके अंदर प्रोलिफरेशन हो जाता है, कैन बी लिंक टू इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन, इसके होने के कारण है इम्यून सिस्टम में डिसफंक्शन होने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंडरी कॉज की अगर हम बात करें, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज का बनना, ये भी ग्लोमेरुलाई को डैमेज कर देता है। दूसरा है ल्यूपस नेफ्राइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, इसकी वजह से भी किडनी टिश्यू की इंजरी होने के चांस रहते हैं। तीसरा है अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन इन किडनी लीडिंग टू डिस्फंक्शन, एबनॉर्मल प्रोटीन के इकट्ठा होने की वजह से भी किडनी के अंदर डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन में है मेनली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस कैन कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से लेयर को डैमेज कर देते हैं। ड्रग की बात करें तो एनएसएआईडी, पेनिसिलिन और गोल्ड कंपाउंड कैन इंड्यूस नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइनल सिम्टम्स की। साइनल सिम्टम्स में देखने को मिलता है मैसिव प्रोटीनूरिया, मैसिव प्रोटीनूरिया कितना, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं 4 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम पर डे जो है यूरिन आउटपुट, वो यूरिन के साथ में प्रोटीन आउटपुट देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ठीक है, इसमें जो है यूरिन फॉमी और फ्रॉथी देखने को मिलेगा, यानी कि व्हाइट कलर का झागदार यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। उसके बाद में है हाइपर एल्बुमिनिया, एल्बुमिन का लेवल कितना, लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसकी वैल्यू होती है 4.5 से 6.5 के करीब, ये नॉर्मल कंडीशन होती है एल्बुमिन का लेवल। लो सीरम एल्बुमिन लेवल ये इसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है एडिमा, पुफिनेस ऑफ द फेस, अगर एडिमा की कंडीशन होगी तो स्टार्टिंग फेस से होगी, फेस के अंदर एडिमा सबसे पहले देखने को मिलता है, स्पेशली इन दी मॉर्निंग, स्वेलन लेग, पैरों में सूजन रहेगी, और एक्सरसाइज पेट के अंदर भी सूजन देखने को मिलती है। ठीक है,
उसके बाद में हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हाइपरलिपिडेमिया की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि एमआई वगैरह देखने को मिल सकती है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, हाइपरकोगुलेबिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने से सबसे बड़ा कारण बनता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उसके बाद में इन्फेक्शन, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लॉस होने की वजह से इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस की बात करें तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर यूरिन एनालिसिस करते हैं और यूरिन एनालिसिस की कंडीशन प्रोटीनूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। लिपि लिपिड्यूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें हाई फैटी सब्सटेंस यूरिन के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो शो हाइपोएल्बुमिनेमिया। उसके अंदर हाइपोएल्बुमिनिया कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी एंड नॉर्मल रेनल फंक्शन नॉर्मल देखने को मिल सकते हैं अनलेस एडवांस डिजीज इज प्रेजेंट, जब तक कि ये डिजीज कंडीशन एडवांस में ना हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, यूज टू स्क्रीन ऑटोइम्यून डिजीज का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, जिसमें एएनए, एंटी डी, डीएनए फॉर ल्यूपस और इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और एचआईवी वायरस देखने को मिल सकते हैं। इमेजिंग स्टडीज की बात करें तो रेनल अल्ट्रासाउंड टू असेस किडनी साइज एंड रूल आउट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। किडनी साइज का पता लगाने के लिए और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, रेनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके बाद में है किडनी बायोप्सी हम करेंगे किसके लिए, definitive test for diagnosing primary nephrotic syndrome and determining the exact cause of MCD, FSGS, MN और MPGN। इनका हम पता डेफिनेटिव ये डायग्नोसिस है बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद में नॉट ऑलवेज नीडेड फॉर केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी वेयर क्लिनिकल हिस्ट्री सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस। अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पता लगाने के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स ही काफी होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हम साल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करेंगे, किसके लिए, एडिमा को कम करने के लिए। प्रोटीन इनटेक हम कंट्रोल करेंगे, प्रोटीन कम देंगे ताकि एक्सेसिव मात्रा के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ना बने और किडनी के अंदर स्ट्रेनिंग ना हो। लिपिड लोवरिंग थेरेपी देंगे जिसमें लोवास्टेटिन है, एटोरवास्टेटिन है, ताकि लिपिड को बॉडी में कम किया जा सके। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एसी इनहिबिटर्स देते हैं जैसे एनालिपिल, एआरबी देते हैं, लोसार्टन देंगे टू रिड्यूस द प्रोटीनूरिया एंड प्रोटेक्ट किडनी। मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिसमें प्रेडनिजोन है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एमसीडी, ठीक है। मे आल्सो बी यूज इन अदर प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिपेंडिंग ऑन रेस्पॉन्स। सेकेंडरी में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, कैल्सिन्यूरिक इनहिबिटर, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिनमस, माइकोफिनोलेट, मैफिटिन, यूज इन स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केस। ये टैबलेट हम ये दवाई हम जब यूज करें जब स्टेरॉइड थेरेपी काम नहीं करती है या ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशन हो तब, ठीक है। डायरेटिक्स थेरेपी देंगे ताकि फ्लूइड रिटेंशन को कम किया जा सके और एडिमा की कंडीशन को सॉल्व आउट किया जा सके। उसके बाद में एंटीकोगुलेंट थेरेपी जैसे वारफेरिन और हिपेरिन, किसके लिए, जो क्लॉट बन रहे हैं उसको कम करने के लिए। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ट्रीटमेंट फॉर सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके लिए हम डायबिटिक को कंट्रोल करेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक जो सेकेंडरी कॉज थे उनको कंट्रोल करना है किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करना, ल्यूपस का मैनेजमेंट करना, इन्फेक्शन को ट्रीट करना। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर इस डिजीज को नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अगर ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, क्रोनिक किडनी इंजरी हो सकती है, सीवियर ईडिमा हो सकता है, प्लूरल एफ्यूजन कंडीशन देखने को मिल सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है, किसकी वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। इन्फेक्शन की कंडीशन में पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है, निमोनिया देखने को मिल सकता है, सेप्सिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी देखने को मिल सकती है जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो हम
मिनिमल चेंज एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। FSGS मेम्ब्रेन न्यूरोपैथी, ये वेरिएबल प्रोग्नोसिस है। किडनी फेलियर से बचाने के लिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है प्रोग्रेसिव, रिक्वायर लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक इन ब्लड कंट्रोल। ये सारे प्रोग्नोसिस हम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।